हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं पूनम राठी A1 ट्यूटर से आपका स्वागत करती हूँ। और जो आपका क्लास 9th के लिए लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था सेल चैप्टर के लिए, तो उसी बिहाफ में ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमने न्यूक्लियस तक कवर कर लिया था। और इस पार्ट में आपको हम आगे कंटिन्यू कराएंगे और होप आपको लास्ट वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है किसी कंसेप्ट को लेकर तो यू में कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट? तो होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएंगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि और हमें इसको डिटेल में कराना चाहिए तो यू कैन टेल मी, तो मैं उस हिसाब से आपको और डिटेल भी करा दूंगी। ठीक है। तो हम अपना जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था न्यूक्लियस का, जिसमें हमने बेसिकली सारी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने बात की थी न्यूक्लियस एक्चुअली कौन सा पार्ट है। इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर। कैसा दिखता है? हमें डार्क कलर दिखता है। ठीक है। स्फेरिकल शेप्ड होता है या ओवल शेप्ड होता है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नियर द सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। एक अगर आप कोई भी एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं तो उसमें ऐसे सेंटर में होता है, और अगर आप प्लांट सेल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में तो कोई भी एक लार्ज वैक्यूल और पेरिफ्री के पास आपको कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज व्हाट न्यूक्लियस। तो एज इट वाज टोल्ड कि कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा जो मेन रीजन इसके होने का है कि इट कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो जहाँ पे क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होता है, राइट? चलिए, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें आगे करना था। दैट वाज द पॉइंट नंबर 16 जो हमने लास्ट छोड़ दिया था। अब हम उसको यहाँ से कैरी ऑन करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे प्रो और यू कैरियोट की। देखिए, प्रो कैरियोट क्या होता है और यू कैरियोट क्या होता है। तो कभी भी आपने अगर क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा तो आप कभी भी देखते हैं कोई भी चीज़ बिगनिंग होती है वो सिंपल से होके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ठीक है। हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अभी जो हम सेल स्ट्रक्चर के सारे ऑर्गेनल्स वगैरह सब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम एक वेल डेवलप्ड सेल के बारे में यानी यूकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं। बट लाइफ जब बिगिन हुई थी तो उस समय पे जो ऑर्गेनल्स थे उनके पास सारे स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड नहीं थे। दैट मीन्स वो प्रिमिटिव सेल थे जो यूनिसेलुलर थे, राइट? तो यहाँ पे है कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोकैरियोट में। तो इन बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैंस दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। प्रो यानी होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियन वर्ड यूज होता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है। तो यानी उनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स कि इस सेल में कहीं पे भी जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ऐसे ही अनकवर्ड नेकेड है, कोई उसमें एक वेल बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। और यू का वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ट्रू। यू वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो ट्रू कैरियोट यानी न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है, अभी आपने लास्ट टॉपिक न्यूक्लियस ही कवर किया था, तो यानी एक सेल के अंदर एक बकायदा सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर उसका सेल का कंटेंट है, उसमें एक न्यूक्लियोलस है, साइड में न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्ड है, तो उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, राइट? चलिए, तो लेट्स सी द डिफरेंस। क्या क्या है डिफरेंस इसमें? प्रोकैरियोट में बेसिकली फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जनरली दे आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल? हम जो माइक्रोब्स का जो साइज है हम किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में, दिस। ठीक है, ये माइक्रो है तो माइक्रोमीटर में। और अगर हम बात करें साइज की तो प्रोकैरियोट का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और अगर यूकैरियोट की बात करें तो 5 to 500 माइक्रोमीटर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं न्यूक्लियर रीजन की, जो बेसिकली जिस बिहाफ पे इनको कैटेगराइज किया है प्रो और यूकैरियोट में। तो नॉट वेल डिफाइंड, प्रोकैरियोट का रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। देखो, दो वर्ड होते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड अलग है। न्यूक्लियोइड होता है एक फॉल्स न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट में होता है, और न्यूक्लियोलस होता है जो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है, एक और ऑर्गेनल है जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं। बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं लिखते वक्त, वो न्यूक्लियोइड की जगह न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस की जगह न्यूक्लियोइड लिख देते हैं। तो मेक इट क्लियर, न्यूक्लियोइड हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस को जो सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और यूकैरियोट में होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर जो हम ऑर्गेनल पढ़ते हैं उसके प्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड देन उसके वहां पे न्यूक्लियोलस, राइट? चलिए, तो न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन क्या है? इट इज वेल डिफाइंड। किसके केस में? यूकैरियोट के केस में। दैट मीन्स वहां पे एक बकायदा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
ठीक है ना। क्रोमोसोम, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है, राइट। और यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह नहीं होते जो उसकी पैकेजिंग करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है कि डीएनए हमारा जो है वो पैक्ड होता है टू मेक क्रोमेटिन। तो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है, राइट। यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोट में। आपको एग्जांपल पता ही है ह्यूमंस का। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं, यानी टोटल 46। ऐसे ही अगर हम बात करें पी की, पी यानी मटर, उसमें कितने होते हैं? 7 पेयर या 14, राइट। तो इस तरीके से हर यूकैरियोट में क्या होते हैं? एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की। अब प्रोकैरियोट है तो ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव है तो बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे वेल डेवलप्ड, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसमें, कोई लाइसोसोम्स नहीं होते इसमें, राइट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यहाँ हर एक ऑर्गेनल बकायदा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है और एक वेल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ है, ठीक है। देन है एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो फंजाई, ठीक है, जिसे फंगी भी कहते हैं, और प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दीज ऑल आर व्हाट? यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं एक एक करके हम सेल के कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर की। तो सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं। तो हमने सेल की बात की थी कि सेल में सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर पूरे में फिल क्या है? साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या है? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम्स है ना, ऐसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर गोल्गी एपेरेटिस है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है जिनके डिफरेंट फंक्शन है। तो एवरी सेल हैड फ्लूइड मैट्रिक्स other than nucleus called cytoplasm, ठीक है। and the nucleus and cytoplasm together called protoplasm. The nucleus and cytoplasm is together called protoplasm. Protoplasm term किसने दी थी? पुरकिंजी ने दी थी, राइट। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? पुरकिंजी ने दी थी। इट हैज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, किसमें? साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid and vacuole and many more. Not only these, centriole है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। तो लेट्स सी वन बाय वन एवरीथिंग। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो व्हाट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। देखो अभी मैंने ड्रॉ किया ऐसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ऐसे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा है ये? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कवर्ड, यानी क्या है? ट्यूब्यूल्स का या वेसिकल्स का। नाउ बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। देखो रफ और स्मूथ का क्या कंसेप्ट है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने ड्रॉ किया, अब ये सरफेस बिल्कुल चिकनी है, इस पे कोई कहीं पे भी बीच में रफनेस नहीं दिख रही है, यानी यहाँ पे कोई भी चीज इससे अटैच नहीं है, इसे बोलेंगे स्मूथ ईआर, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर यहीं पे मैं ऐसे डॉट्स लगा दूं तो ये सरफेस रफ हो गई, खुरदरी दिख रही है। बट ये डॉट्स किस चीज की हैं? दीज आर राइबोसोम, दीज स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम। तो इन राइबोसोम की वजह से वो देखने में अपीयरेंस कैसी हो गई? रफ। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? रफ ई आर, ठीक है। आपको डेफिनेशन में बट ऐसा लिखना है सिंपली कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम आर स्मूथ ईआर एंड विद राइबोसोम आर रफ ईआर, ठीक है। मैंने जस्ट आपको लर्न करने के लिए, समझने के लिए ट्रिक बताया है और कुछ नहीं है। तो रफ ईआर मतलब क्या है? कि इट लुक रफ, किस वजह से? बिकॉज ऑफ राइबोसोम, ठीक है, अटैच टू इट्स सरफेस। और जहां राइबोसोम, राइबोसोम वर्ड सुनते ही आप एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन। आरपी की गहरी फ्रेंडशिप है, जहां आर वहीं पी, यानी राइबोसोम है वहीं प्रोटीन है। आरपी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो जहां आर वहां पी, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जहां राइबोसोम, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम है ही है, चाहे वो एज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो, कहीं भी हो। तो ऑफ कोर्स इट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक पे क्या हो रहा है? इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर में मतलब राइबोसोम तो नहीं है, इसका मतलब प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट इज द साइट फॉर फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, लिपिड सिंथेसिस। और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जहां भी जिस भी चीज के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन या लिपिड की रिक्वायरमेंट है वहां कंट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन क्या होगी स्मूथ ईआर की, इट लुक्स स्मूथ, व्हाई, बिकॉज नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। तो होप ये समझ आ गया बहुत बढ़िया से। तो लेट्स सी देयर फंक्शन नाउ। अब एससीआर क्या करता है, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, किसमें हेल्प करता है, जो एंजाइम की फंक्शनिंग है, हार्मोन टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आर ई आर आना था, क्यों आना था, क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम में कैसे हेल्प कर रहा है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट जितने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन्स हैं, दैट मीन्स प्रोटीन कहाँ बन रहा है, आर ई आर में, ठीक है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, पेप्टाइड नेचर के होते हैं। तो जब हार्मोन प्रॉपर फॉर्म होगा तभी तो अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटी करेगा, बायोकेमिकल एक्टिविटी मतलब हाइट इंक्रीज करना, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करना, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या आएगा, आर ई आर। नाउ सेकंड है एस सी आर, एस सी आर क्या हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करने में, किसको, पॉइजन्स को और ड्रग्स को, किसी भी सेल में जो हार्मफुल सब्सटेंस आ गए हैं उनको। एस सी आर का क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या है हमारा फंक्शन, के ई आर जो है इट सर्व एज चैनल, चैनल किस लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों का, वेरियस सब्सटेंसेस का, वेरियस मटेरियल्स का, किन के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के। क्योंकि मैंने जब ड्रॉ किया था आपने देखा होगा, ये आपका जो सेल है वो, ये न्यूक्लियस, और वो कैसे होती हैं कनेक्ट, ऐसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब इनको क्या करनी होती है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो इसके थ्रू ऑफ कोर्स यहाँ से इस चैनल के थ्रू यहाँ तक भेज सकती है, या मेम्ब्रेन को भेजनी है न्यूक्लियस के पास, तो यहाँ से इस चैनल के थ्रू, इनके क्रॉस करते हुए ऐसे ट्यूब्स के थ्रू भेजी जा सकती है, राइट। तो दीज आर व्हाट, ट्रांसपोर्टिंग चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन आर, मैंने कहा था क्या होता है, जहां भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जहां भी लिपिड की रिक्वायरमेंट है वहां यूज किए जा सकते हैं। तो कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, मेनली किसी भी चीज की जब मेम्ब्रेन बननी होती है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन का, तो प्रोटीन और फैट बनते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो कहाँ यूज हो रहे हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका मतलब अगर यहाँ प्रोटीन फैट की कमी रहेगी या सिंथेसिस नहीं होगी, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की प्रोसेस अल्टर हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस में क्या है, लेट्स सी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था, गोल्गी अपैरेटस। तो कैमिलियो गोल्गी ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये क्या है, एक सिस्टम है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। गोल्गी एपेरेटस ने जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, हर वेसिकल को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड, क्या फंक्शन है बेसिकली इसका, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, किन चीज़ों का, जो सेल प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए सेल में किसी भी एक ऑर्गेनल ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, बट इट इज़ नॉट इन फॉर्म के इट कैन बी यूज डायरेक्टली, तो उसको क्या किया जाएगा, गोल्गी एपेरेटस की हेल्प से मॉडिफाई किया जाएगा ताकि यूज किया जा सके, राइट। Now the complex sugar are made from simple sugar in the Golgi apparatus, ठीक है। कोई भी सिंपल ग्लूकोज वगैरह है ना, आपको फूड जो ट्रांसपोर्ट होके मिला वो ग्लूकोज मिला, लेकिन किसी सेल में कोई और फंक्शन करना है, लेकिन उससे ग्लूकोज से नहीं करना, मान लीजिए गैलेक्टोज से करना है ना, या कोई और चीज़ से करना है, कोई भी किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स शुगर चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स शुगर बनाया जा सकता है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाया जाता है कहाँ पे, गोल्गी apparatus में। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम यहीं पे फॉर्म होते हैं, लाइसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, आगे आप पढ़ेंगे उसका क्या फंक्शन है। तो लाइसोसोम कहाँ बनाया जाता है, आपके गोल्गी apparatus में, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट, लाइसोसोम ये है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल। तो लाइसोसोम में क्या देखें, लाइसोसोम में है
ये देखिए, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, या जिसे आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सॉरी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलिसिस कर देते हैं जिस भी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है, उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एंजाइम है, तो कहाँ बन रहा है? रफ ईआर में। क्यों? मैंने कहा था एंजाइम किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ बन रहा है? रफ ईआर पे। टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनल जो मतलब देर इज नो यूज ऑफ दैट, तो उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। कहाँ जाएगा? लाइसोसोम के पास, और वहाँ उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, खुद वो सेल जिसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है और उसका अब कोई फंक्शन नहीं है, या वो डैमेज हो गया है या वीक हो गया है, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम क्या करेगा? ये सेल है, इसमें लाइसोसोम क्या करेगा? बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो जाएगा तो उसमें जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे, और स्प्रेड हो जाएंगे जहां जहां वो प्रेजेंट है, वहां वहां उस सेल ऑर्गेनल को, उस सेल के पार्ट को, उस सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अब वो पहले वो लाइसोसोम ने खुद को किल किया बर्स्ट करके, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो खुद बर्स्ट होके उस सेल को खुद किल कर देते हैं, अपने ही सेल को। उसके अलावा इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, उस किसी भी सेल का जितना भी वेस्ट है वो यहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। नाउ द नेक्स्ट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को याद रखना बड़ा इजी है, राइट? एक डिफरेंस है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो बेसिकली क्या है? आपके प्लांट एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कॉमन पॉइंट हैं जो दोनों के लिए आपके एज इट इज आप लिख सकते हैं। क्या दोनों में सेम पॉइंट है? ध्यान देखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपने खुद के डीएनए आरएनए है, सॉरी राइबोसोम है। उनके पास अपने खुद के जो सेल के डीएनए आरएनए राइबोसोम्स हैं, उनके अलावा इनके पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स हैं। और नेक्स्ट थिंग कि ये कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस हैं। सेमी ऑटोनोमस का कहने का मतलब है कि वेन एवर देयर डिमांड इज मोर, वही ज़्यादा एनर्जी बनाने की ज़रूरत है, तो खुद को मल्टीप्लाई करके अपनी कॉपीज बिना सेल डिवाइड हुए बना सकते हैं, राइट? तो कैसे ऑर्गेनल है ये? सेमी ऑटोनोमस। तो लेट्स बिगिन विद द डिटेल पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कॉमन पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए ही एज इट इज लिखे जा सकते हैं। ये अकेले दो सेल ऑर्गेनल है जो डबल बाउंडेड हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है? तो इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसकी पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डीपली फोल्ड होती है। यानी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पोरस है ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस टाइप से फोल्ड होती है। क्यों फोल्ड होती है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया, किस लिए? एटीपी बनाने के लिए। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में क्या है? ये मॉलिक्यूल है एनर्जी करेंसी है। क्या है ये? एनर्जी करेंसी है। यानी हमारे सेल को जब भी क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी, तो वो इस एनर्जी की करेंसी को यूज करेंगे। जैसे आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो आपको पेंसिल पेन जो भी खरीदना होगा, आप वो 10 रुपए देंगे तभी तो आपको मिलेगा ना। तो वैसे ही जब भी एनर्जी चाहिएगी तो इस मॉलिक्यूल को यूज किया जाएगा। तो इट इज व्हाट? एनर्जी करेंसी। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ एनर्जी बनाने का काम हो रहा है बेसिकली। तो इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। नाउ प्लास्टिड, प्लास्टिड इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड कहाँ मिलेगा? सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। और प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप के होंगे, ठीक है? या आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़े तो 3 टाइप के, या नोट्स के हिसाब से भी पढ़ ले तो भी एक ही बात है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में फर्दर क्या हो जाएंगे आपके? ग्रीन प्लास्टिड और नॉन ग्रीन प्लास्टिड। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट इस तरीके से दिया है, बट वैसे अगर आप कहीं और रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे तो आपको 3 मिलेगा। एक मिलेगा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन प्लास्टिड है, और बाकी मिलेगा क्या? क्रोमो एंड ल्यूको। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट। और सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? फूड बनेगा। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड। कलर प्लास्टिड में हो सकता है ऐसे कलर जो आपके क्या करेंगे? किसी भी सेल प्लांट ऑर्गेनल को, जैसे फ्लावर को, फ्रूट को क्या देंगे? आपके कलर देंगे। तो फोटो, तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है आपके? ये कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं इन्हें। क्या कहते हैं हम? कलरलेस प्लास्टिड।
कलरलेस प्लास्टिड या वाइट कलर प्लास्टिड। अब इनका बेसिकली एक ही फंक्शन होता है, स्टोर करते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं? जो एक्सेस बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी फैट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, इन सब चीज़ों को। तो दीज प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऐसे तो चाहे कोई भी हो डबल मेम्ब्रेन वाले। तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा, विच इज एक्चुअली द साइट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। प्लास्टिड के पास एज आई सेड देयर ओन डीएनए और राइबोसोम होता है, सो दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। अब ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप के प्लास्टिड है। 3 टाइप में कौन कौन से हैं? आपका है, एक है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देन एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? आपके फैट और लिपिड्स, सॉरी प्रोटीन्स। ये क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। और जो इलायोप्लास्ट है, क्या स्टोर करेंगे? फैट एंड लिपिड्स। ठीक है, ये लास्ट वाले क्या करेंगे? फैट एंड वी कैन से लिपिड, राइट, फैट और लिपिड। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल। क्या है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल? वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या देख लेते हैं। इट इज द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, यानी बेसिकली जैसे हमारे घर में स्टोर हाउस होता है ना, वैसे ही। तो इट इज अ स्टोरेज सैक फॉर व्हाट? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। दे आर स्मॉल। अगर किसकी बात है? एनिमल की बात है। किसी भी एनिमल सेल में मे बी ये पॉसिबल है ना भी हो, और अगर हैं भी तो दे आर स्मॉल इन साइज। वाइल अगर प्लांट केस की बात करें तो दे आर वेरी लार्ज। कितने लार्ज होते हैं ये? दे कैन बी दिस मच लार्ज के वो 50% से लेकर 90% तक की जो एरिया है उसको, वॉल्यूम को सेल के कवर करते हैं। ठीक है। दे हेल्प टू प्रोवाइड टर्बिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो वाटर होल्डिंग प्रेशर है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वाटर प्रेशर को बेयर करने में हेल्प करते हैं, टर्गिडिटी में। रिजिडिटी देते हैं, एक सेल को प्रॉपर शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, दे कैन बी स्टोर्ड इन दिस। ठीक है, अगर बात करें अमीबा की, तो फूड वैक्यूल एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल है। किसमें? एनिमल सेल हो गया एक तरीके से, राइट, बट कैसा? आपका सिंगल सेल। ठीक है, तो कैसे होते हैं? दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे इंपॉर्टेंट रोल? जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो फूड गया उसको डाइजेस्ट करने में भी, है ना, उसी में डाइजेस्टिव एंजाइम आके उसको डाइजेस्ट करेंगे, और फिर डिफ्यूज होके वो सबको एब्जॉर्ब कराएगा, यानी एसिमिलेशन के लिए चला जाएगा, और फिर वहां से वेस्ट सारा आके वहीं एक वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, और वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है आपका सेल के, इट इज द fundamental and structural unit of living organism, help in respiration, obtaining nutrition, clearing waste। तो इन सारे ऑर्गेनल से आपको ये समझ आ गया। तो इसका मतलब है प्लांट और एनिमल सेल में कुछ हमारे में डिफरेंस है। ठीक है, कैसे डिफरेंस है वो देखेंगे हम। प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें कि एज आई सेड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है, प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद होती है। तो इसका मतलब एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, और प्लांट सेल में सेल वॉल है। और आपको मैंने बताया था सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्बिडिटी ऑफ सेल। लेकिन प्लांट सेल के केस में सेल वॉल इज आउटर which give the rigidity and turbidity to the cell. Next to the cell wall, cell membrane is present. यहाँ अगर एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, दे आर इन स्मॉल इन साइज। वैक्यूल्स आर वेरी बिग इनफ। कितना बताया था अभी? 50 to 90% तक वॉल्यूम कवर करते हैं ना। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट क्योंकि यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता एनिमल के केस में। ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट में। तो इसका मतलब प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इसीलिए उनको किचन ऑफ सेल भी बोला जाता है। किसको? प्लास्टिड को किचन ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ऑब्वियसली यहाँ कोई बड़ा वैक्यूल नहीं है तो सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे लाइज ऑन पेरिफरी। पेरिफरी यानी ये प्लांट सेल है, यहाँ बीच में आपका वैक्यूल ने कवर कर लिया, तो यहाँ साइड में, राइट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कवर हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम नेक्स्ट आपके जो अ, उसमें कवर करेंगे, या मैं आपको यही बता देती हूँ। देखो, एक मिनट। देखिए, लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है सेल डिवीजन का। क्या है? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है? देखो, सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो सेल डिवाइड कब करता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना।
एक सेल से जब उसके दो नए डॉटर सेल बनने होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म बनने होते हैं, तो उस कंडीशन में सेल डिवीजन होता है। किसके केस में? एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के केस में या यूनिसेलुलर के केस में। ठीक है, यूनिसेलुलर के केस में, यानी अमीबा है। इसने क्या किया, खुद को मतलब न्यूट्रिशन के बाद ऐसे ही इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले इसके न्यूक्लियस ने खुद को ऐसे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया, और फिर बाद में फाइनली जो इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो भी इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे करके फिर ये दो अमीबा बन गए। तो इसका मतलब यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन हुआ। लेकिन वही मल्टी सेलुलर की बात करें तो वहाँ पे भी सेल डिवीजन होता है, बिकॉज हम जब एक थे सिंगल सेल, दैट वाज वी वर जाइगोट। तो जाइगोट से आज हम इतने सारे सेल्स के ओनर हैं। तो कैसे बने? ऑफ कोर्स एक सेल से दो, दो से फिर चार, चार से फिर आठ, है ना, ऐसे करते करते बनते चले गए। तो आज हमारे पास मिलियंस ट्रिलियन सेल हो चुके हैं। कैसे हुआ ये? सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में बेसिकली किसी भी बॉडी में दो टाइप का होता है। कैसा? एक होता है माइटोटिक, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, क्या कहते हैं? माइटोसिस। और दूसरा होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। देखो, माइटोसिस का मतलब होता है, जब मैंने आपको अमीबा का बताया, तो वहां पे एक सिंगल पेरेंट सेल ने खुद को डिवाइड कर लिया दो में। यानी इसके पास जो भी जेनेटिक कंटेंट था उसने एज इट इज उसकी कॉपी की, और एज इट इज उसने अपने दोनों डॉटर सेल को दे दी। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कोई डबलिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ। यानी जैसा ये था एग्जैक्टली उसके डॉटर सेल एक जैसे वैसे ही बन गए, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात होगी जब मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है? जो मियोसिस में एक सेल है वो होता है 2n, और वो जब डिवाइड होगा तो वो क्या करेगा? पहले तो खुद को करेगा 2n में डिवाइड। यानी अगर इसके पास, मान लो ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, 46 क्रोमोसोम थे, तो उसने हर डॉटर सेल को 23 दिए, और फिर फर्दर उसने खुद को डिवाइड करके फिर दो डॉटर सेल बनाए जो 23 वाले बन गए। तो यानी जो मियोसिस है वो दो स्टेजेस में हुई। दो स्टेजेस में यानी कैसे? ये तो हो गया M1 और ये हो गया M2। मियोसिस कितने स्टेजेस में हुई? दो में। कितने स्टेजेस में हुई आपकी? दो स्टेजेस में। तो दो स्टेजेस में क्या हुआ? फर्स्ट में तो उसका रिडक्शन हो गया, हाफ हो गए क्रोमोसोम नंबर, चाहे कितने ही हो उसका हाफ हो जाएगा फर्स्ट में। लेकिन सेकंड में जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, एज इट इज हो गया। यानी जितने पेरेंट के पास थे एज इट इज उसने कॉपी करके दो डॉटर सेल्स को पास कर दिए। अब ये कहाँ होगा? ये होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब गैमेट क्या होते हैं? गैमेट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, आपने एट्थ में एडोलेसेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने गैमेट भी पढ़े थे। ठीक है, वहां पे स्पर्म सेल पढ़ा था मेल गैमेट, और ओवम पढ़ा था फीमेल गैमेट। तो ये क्या होते हैं? हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं, यानी एन नंबर। मैं बार बार एन लिख रही हूँ। और पेरेंट सेल की बॉडी में अदर देन गैमेट कहीं भी हमेशा पूरे क्रोमोसोम नंबर जो टोटल होते हैं सेट होते हैं 2n। 2n यानी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 46 है, तो 46 है। ठीक है, लेकिन डॉटर सेल के पास उसका हाफ है, यानी 23 इसके पास है, 23 इसके पास है। तो ऐसा क्यों है? गैमेट सेल में हाफ क्यों है? मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? कभी भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, किसकी बात होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो पेरेंट का जो टोटल कंटेंट है क्रोमोसोम का, अगर उसका हाफ होगा, है ना, मान लीजिए मैंने क्या कहा 23 होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो एक कोई भी मेल गैमेट आ गया, एक कोई भी फीमेल गैमेट आ गया, और दोनों ने क्या किया? जो 23 का कंट्रीब्यूशन किया, और उसके फ्यूजन से क्या बन गया? जो जाइगोट बन गया, उसमें टोटल 46 हो गए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन या किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है, राइट? तो ये आपका मियोसिस का रीजन था। माइटोसिस का होता है? माइटोसिस जब आप छोटे से आज इतने बड़े हो गए हो, आपके सेल नंबर बड़े हैं, आपका ब्लड बढ़ता है, आपकी स्किन बढ़ती है, तो हर जगह जहाँ एज इट इज सेल बनते हैं उसे माइटोसिस से बनाते हैं, इक्वेशनल डिवीजन से, जिसमें सेम एज इट इज पेरेंट जैसा बनता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।